एक्चुअली था ये कि इसने माइक बंद किया हुआ था मेरे टीए ने। अब बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। अब ऐसा करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं ताकि सब बच्चों को मेरी आवाज आए। तो हमने कहा क्या बच्चों, प्रोपोर्शनेट टैक्स में हम हर बंदे से फ्लैट टैक्स मांगते हैं, बराबर टैक्स। और हमारे मुल्क में फ्लैट टैक्स या बराबर टैक्स की जो एग्जांपल है वो सेल्स टैक्स। हर एक से कितना लेना है? 18%। तो वो कहता है ये वाहिद टैक्स है जो अनएम्बिगुअस है, जिसके अंदर एम्बिगुइटी का कोई चांस ही नहीं है। क्यों चांस नहीं है बच्चों? क्योंकि सबको पता है 18%, चाय की पत्ती पे भी 18 है, डिटर्जेंट पे भी 18 है, हर चीज पे 18 है। रिलेटिवली जस्टिफाइड है कि भाई हम अमीर और गरीब सबसे बराबर पैसे ले रहे हैं। और आगे क्या बच्चों, ये इम्पेक्ट नहीं करता इंसेंटिव टू वर्क को। वो करता था क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स में ज्यादा कमाने पर रेट ऑफ टैक्स इतना बढ़ जाता है कि एक लेवल पे आगे जो पैसा कमा रहे होते हैं अजाफी पैसा, उसका 75-80% हुकूमत ले रही है। यहाँ पे जितना मर्जी इजाफा कमा लो, देना तो उसका 5% ही है आपने। ठीक है। लेकिन ड्रॉबैक कहता है कौन सा कैनन है जिसके मुताबिक ये इक्वालिटी है कि गरीब से भी 18%, अमीर से भी 18। यहाँ 17 इसलिए लिखा है, किताब पुरानी है ना, तो अभी ये चेंज करेंगे। 6 माह तक आएंगी नई किताबें, बल्कि 6 माह तक तो कोर्स ही खत्म हो रहा है, चेंज हो रहा है। पता नहीं, मेरा ख्याल है कि जो कोर्स है 6 माह बाद, यानी अगले साल जो बच्चे आएंगे उनका कोर्स जो होगा उसमें पीआरसी के कितने पेपर होंगे? 3 पेपर। ताज़ा करो। सर इसमें उसका नुकसान है सर, इसका 5 पेपर देते हैं वो 3 2 साथ बजे मुश्किल नहीं है। एक पेपर दो में कन्वर्ट, एक पेपर 2 में कन्वर्ट होगा, मुश्किल भी होगी। दो एक में हो जाएगा सर जो हो रहा हाँ जी, WBS I2B और इकोनॉमिक्स का एक पेपर बना दिया। है। ये मुश्किल नहीं होगी सर? अच्छी खासी मुश्किल होगी। पीआरसी में अटेम्प्ट सर में शुरू हो रही हाँ, ये मसला आएगा, मैं बता दूं। है। इस तरह तो आसानी है ना, ये 3 पेपर हाँ, अलग अलग। मैं बताता हूँ, पहले पीआरसी से पहले एक AFC हुआ करता था, उसमें भी 3 पेपर थे। और उसके अंदर एक बिजनेस कम्युनिकेशन था, एक WBS था और एक क्वांटिटेटिव मेथड, सिर्फ 3 होते थे। अच्छा, वो पता नहीं क्या हुआ था, मेरा जो भतीजा है उसने कोई नंबर इतने लिए हुए थे इंग्लिश में कि उसके 2 एग्जाम्प्ट हो गए थे। नहीं, एक एग्जाम्प्ट हो गया था WBS, क्योंकि उसकी इंग्लिश के नंबर ज्यादा थे। और उसने सिर्फ क्वांटिटेटिव मेथड की तैयारी की थी। बिजनेस कम्युनिकेशन मैं ही पढ़ाता था, मेरे से नोट्स ले लिए, उसने दोनों पेपर दिए और जनाब दो क्वालिफाई करके पीआरसी खत्म। लेकिन फिर बड़े वाला तो सही जा रहा है, छोटे वाले से रिपोर्टिंग पास नहीं हो रही। क्यों? नीचे अकाउंटिंग पढ़ने का फायदा ये है कि ऊपर वाली रिपोर्टिंग आसान हो जाती है, और वो अकाउंटिंग ना पढ़ी, वो रिपोर्टिंग पास नहीं होती, जो मतलब खपते रहते हैं बच्चे को, मुश्किल होती है। तो नफा भी है, नुकसान भी है। अल्लाह करे जो बेहतर है वही होना चाहिए मेरे। के लिए 6 मंथ का जो अटेम्प्ट होती है 3 मंथ बाद हो जाएगी। 5 में भी ऑल्टरनेट नहीं कर रहा मतलब पहले 6 मंथ बाद कैब में जब जाते हैं तो 6 मंथ बाद एक अटेम्प्ट रहती है, हाँ, 3 मंथ बाद शुरू हो जाएगा। मैं एक बात कहूँ, आई कैब वालों की इतनी जरूरत ही नहीं है कोई ये करे। ये इतने मेहनती होते तो और क्या चाहिए था। ये सन 1960 में बनी है बॉडी, 13,000 मेंबर था टोटल। और जब कोविड आया तो ज्यादा बुजुर्ग थे, कोई 3-3.5 हजार, वो निकल गए। इस वक्त 10,000 अकाउंटेंट है टोटल पूरी दुनिया में। अब जब किसी बॉडी के साथ ये मुज़ाकरात करने जाते हैं तो वो सबसे पहले ही नहीं कहते हैं आज तक आपने अचीव क्या किया। 25 करोड़ की आपकी आबादी है, 10,000 अकाउंटेंट सारे आपने बनाए हैं। क्या हाल है? सर आप तो नया भी वायरस आ गया देखे ना, ले जाएगा। बात यह है कि आप कुछ थोड़ा सा काम तो करें ना यार। कोई निजाम ऐसा होना चाहिए कि एक एवरेज बच्चा भी आए तो हम उसको अच्छा अकाउंटेंट बना के 3-4 साल में मार्केट को दे दें कि ये लो भाई तुम्हारे काम की चीज है। और हमारे पास ऐसे होनहार बच्चे आते हैं और हम उनका हुलिया टैट करके बेचारों का रख देते हैं। क्या हाल है? तो ये बंदों वाले काम इनके नहीं है। मेरा भतीजा पेपर देने का, मैं टैक्स भी पढ़ाता हूँ, टैक्स में उसने तोता घुसा दिया। एक बंदे ने तोता खरीदा, 60,000 का बेचा, 1 लाख का। वो बेचारा कहता है मैं आधा घंटा तोता ही सोचता हूँ।
और मैं क्या, इसकी आदत है, कभी तोता घुसाएगा कभी गधा घुसाएगा, इसकी आदत है। भाई देखिए, जनरल नॉलेज का एग्जाम अलग रखो और सब्जेक्ट का एग्जाम अलग रखो, ठीक है। अब उसमें मिथ ये थी कि तोता एग्रीकल्चर में आ जाता है ना, बर्ड्स, एनिमल एंड ये सारी जो आमदनी है ये एग्रीकल्चर में जाती है, एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं लगता। अब उसका सोल्यूशन ये था कि सारी इनकम में उसका तोते की इनकम डालनी थी और एंड पे जाकर माइनस करके बताना था कि ये एग्रीकल्चर है और बाकी का मैं टैक्स लगा, ये था उसका सोल्यूशन। लेकिन बच्चा बेचारा कितनी देर सोचता रहा। तो मेरे ख्याल में ये वो चीज है जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो आगे वैसे ही सीख लेगा ना, तो लिहाजा इसको पूछने की जरूरत नहीं होती। जिस चीज का आपको पता है ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में आके बच्चा आराम से सीख लेगा। जैसे हमने जब मैट्रिक किया ना तो ये कैलकुलेटर यूज करना मना था, तो हमारे सेशन में आके कैलकुलेटर का यूज अलाउ हो गया। आप बिलीव करें, सुप्रिटेंडेंट ने कहा मैंने नहीं यूज करने देना। फिर हमने सर को बुलाया, सर ने एक लेटर लेके आए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का, उसको दिया कि ये देखो अब अलाउ है। फिर जाकर उसने हमें कैलकुलेटर यूज करने दिया। उन्होंने कहा अमली जिंदगी में कैलकुलेटर यूज होता है, तो आप बच्चे को नहीं यूज करने के फायदा क्या होगा, तो करने दो उसको यूज। तो ये था उस जमाने में कि कैलकुलेटर यूज किया तो फिर फायदा क्या, मैथमेटिक्स या टेबल, टेबल तो जुबानी आनी चाहिए। तो अब क्या है, अब वो बच्चे को, मतलब हमें तो शुरू से टेबल कहाँ याद होते हैं यार, कहने की बात है। क्या हाल, मुझे तो दूनी का पढ़ा आता था बड़ा अच्छा। अच्छा, मुझे दूनी का पढ़ा आता था, टू का टेबल ना। तो मैं क्या करता था स्कूल में, आधा आधी टोन चला देता था, आधी दूनी चला देता था। तो मिस ने कहना सुनाओ, मैं एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, दूनी 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 दूनी, मैडम ने इधर उधर 10 दूना 20, है वो भी क्या है मैडम, तेज याद किया, हाँ ठीक है जा। ऐसे करके दूनी याद है। शुक्र है कैलकुलेटर आ गया, नहीं तो बस फिर दूनी दूनी हो जानी। तो ये तो हालात होते हैं बच्चों। तो अब जो है वो जैसे जैसे दुनिया बदलती है, तो आपको ये सोचना चाहिए जो चीज प्रैक्टिकली में जाके बच्चा आराम से सीख सकता है उस वो पेपर में डालो ही नहीं। भाई वहां जाएगा, किसी भी अकाउंटेंट के पास बैठा हुआ टैक्स कैलकुलेट करेगा, वो वहां कहेगा सर इसने पैरेट का भी कहा है, तो वो कहेगा यार ये एग्रीकल्चर में डालेगा और इसकी ये ट्रीटमेंट है। उसको पेपर में डालने की जरूरत नहीं है, बच्चे के लिए उस वक्त मसला बन जाएगा ना। लेकिन अमली जिंदगी में तो ये कोई चीज ही नहीं है। तो ये टेस्ट ना करें आप, ये ज्यादती है। आप उसके नॉलेज को टेस्ट करें उस किताब के मुताबिक, जो किताब आपने उसको छाप के दी है कि ये तैयार करके आओ, मैं इसमें से टेस्ट तुम्हारा लूंगा, ठीक है ना। तो ये टेस्ट नहीं होता इस चीज का कि जी बंदा के जी कि ये कोई आईएएस भी थोड़ी कि हाइट भी चेक करेंगे, बाल भी चेक करेंगे, आंखें भी चेक करेंगे, भाई इसकी जरूरत क्या है। क्या हाल है बच्चों। हाँ वहां शायद जरूरी होता है ये, वैसे ये हमें कहने की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। एनीवे बच्चों, अब देखिए हमारे जनरल ज़िया साहब जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जात के अराई थे, जात के अराई थे, और हाइट उनकी मेरा हाल है वही वही हिसाब था उस हिटलर वाला, छोटी हाइट थी उसकी, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का पकड़। हाँ जी। एक बंदा था उस जमाने में, मीडिया पर पाबंदी थी, तो रेडियो का प्रोग्राम हुआ, तो उसके अंदर वो एक चौधरी साहब थे, उन्होंने कहा कि जी गंडे बड़े महंगे हो गए ने, पंजाबी का कहते जी गंडे बीजन वाले तो घूमन करन लग पे, तो गंडे तो आपे महंगे होने ने। वो भाई अनलिमिटेड टाइम के लिए जेल में। तूने ये क्यों कहा। तो उस जमाने में बड़ा ये होता था। अब तो खैर मीडिया बड़ा स्ट्रांग हो गया। अच्छा बच्चों, अब तो किसी को आप जेल में डाल ही नहीं सकते वरना। अच्छा बच्चों, डज नॉट सेटिस्फाई कैनन ऑफ इक्वालिटी, तो बराबरी जो है वो कोई चक्कर नहीं है। दूसरा मसला रिलेटिवली क्या बच्चों, इनइलास्टिक है। प्रोपोर्शनल टैक्स कंट्रीब्यूट लेस टू द टोटल कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये क्या है कि रिलेटिवली इनइलास्टिक है। क्यों कि अगर कभी हमें, ये वैसे इसने एक्सप्लेन कुछ और कर दिया है, अगर कभी हमें जरूरत पड़ जाए ना कि टैक्स बढ़ाना है तो हम इसको बढ़ा नहीं सकते। हर किताब के ऊपर, हर चीज के ऊपर छपा होता है कि ये 18% है, मुश्किल हो जाएगा बढ़ाना। और कभी घटाना हो तो घटा नहीं सकेंगे। प्रोग्रेसिव में हमने क्या कहा था, फ्लेक्सिबल है। एक टेबल चेंज करो और इमरजेंसी के हालात में कह दो कि यार टैक्स वाले महीने बेशक एक दिन पहले आप टेबल नया दे दो हालात के मुताबिक, लेकिन यहाँ चेंज करना मुश्किल है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है कुछ और लिख गया है,
लिखना यहाँ ये चाहिए इन इलास्टिक का कि अगर आप हालात के मुताबिक चेंज करना चाहो तो आप इसको चेंज नहीं कर सकोगे। और आखिरी क्या बच्चों, वाइडन द इनकम इनइक्वालिटी। अब बताइए गरीब से भी आप उतना ही ले रहे हैं और अमीर से भी उतना, तो टैक्स तो रिग्रेसिव नहीं हो गया? क्या हाल है? क्यों बोला? लॉजिक ये है कि देखो जी, अमीर से ज्यादा लेना चाहिए और गरीब से कम। अगर दोनों से बराबर लेंगे तो गरीब ज्यादा गरीब नहीं हो जाएगा? तो इससे तो ज्यादा फासला बढ़ जाएगा अमीर और गरीब में। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? तो रिपीट करें जी। पहली बात, प्रोपोर्शनेट टैक्स क्या है जी? हर एक से फ्लैट रेट पे टैक्स वसूल करना। और बच्चों एडवांटेज क्या है? अनएम्बिगुअस है, सबको पता है यार 18% ही देना है। और रिलेटिवली जस्टिफाइड ये है कि आपके साथ वाला भी 18 ही दे रहा है, आप भी 18 ही दे रहे हैं। लेकिन इंसेंटिव टू वर्क जो है उसको डिस्करेज नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा भी कमाओगे तो देना तो 5% ही। क्या हाल है बच्चों? और आगे क्या आ गया? डिसएडवांटेज इक्वालिटी नहीं है। गरीब से भी 18, अमीर से भी 18 भी। अमीर आदमी दिन में 10 कप चाय के पी जाता है, गरीब आदमी बेचारा सारे दिन में 1 कप पीना होता है, उससे भी आप उतना ही मांग रहे हैं, तो ये तो ज्यादती हो गई ना। 180 रुपये उससे ले रहे हो, 180 रुपये उससे ले रहे हो। और रिलेटिवली क्या है, हालात बदले, आप चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है, जब आप गरीब से भी उतना ही लेंगे, अमीर से भी उतना, तो गरीब और गरीब हो जाएगा और अमीर को इतने से फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया? रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो जो क्या होगा बच्चों, अमीर से कम और गरीब से ज्यादा वसूल किया जाएगा। है ना बच्चों? तो ये कौन सा टैक्स है? द टैक्स सिस्टम इन विच पुअर शेयर मोर बर्डन ऑफ टैक्स एज कंपेयर टू रिच वन। आप कहेंगे सर ये कौन सा टैक्स है जो गरीब से ज्यादा ले रहे हैं अमीर से कम? तो देखिए, हर टैक्स जो फिक्स किया जाएगा परसेंटेज में, वो क्या कहलाएगा? हर टैक्स जो फिक्स किया जाएगा परसेंटेज में क्या कहलाएगा? लेकिन हर टैक्स जो फिक्स किया जाएगा अमाउंट में, क्या कहलाएगा? रिग्रेसिव टैक्स। हर टैक्स तो फिक्स किया जाएगा किसमें? अमाउंट में। मिसाल के तौर पे टोल टैक्स। क्या बच्चों? टोल टैक्स, लाइसेंस फी, टोल टैक्स, लाइसेंस फी ऑफ टीवी कह लें। ये क्या है? ये रिग्रेसिव। कैसे? देखिए, सिंपल बात है, अमाउंट में फिक्स टैक्स जो है ना, उसका रेट क्या बनेगा? एक बंदा बेचारा मेरे जैसा गरीब आदमी है, जा रहा है काम, रिंग रोड से जा रहा है, रिंग रोड से जा रहा है, उसके पास एक कल्टस, ठीक है जी, कमाता कितना है? लेट से 60,000। ठीक है जी, 60,000 कमा रहा है, 60 रुपए दे रहा है अंटर होने के वहां पे। तो 60,000 को जरा तकसीम करके 100 से मल्टीप्लाई करो, 60 को, कितने परसेंट बना बच्चों? 60 को 60,000 पे तकसीम करेंगे ना, 0.1%। ठीक है, साथ जा रहे हैं हमारे दाऊद शाही साहब, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वो कितनी पे ले रहे हैं? वो ले रहे हैं 18 लाख। कितनी बच्चों? 18 लाख। वो प्रिंसिपल भी है, मालिक भी है, तो अपनी ज्यादा रखी हुई उन्होंने। अब 18 लाख को, 60 को 18 लाख में तकसीम करके 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक होगा बच्चों? करो जरा जी। 60 को 18 लाख में तकसीम करो, 5 जीरो लगाओगे ना उसके साथ, 0.03%। तो अब देखिए, अमीर से क्या वसूल किया आपने? उसकी आमदनी का 0.03%।
और गरीब से कितना लिया? 0.1%। तो आपने किससे ज्यादा वसूल किया? गरीब से। तो इसलिए क्या बन गया? ठीक है। यानी इसका मतलब है जब भी आप गरीब की सिटी और अमीर की ओडी से सेम टैक्स लेंगे तो यार कहाँ उसके भी 60 रुपए से 60 रुपए बनते हैं कोई? क्या हाल है? हो ही नहीं सकता। यार ये जरा मैं फोन सुन लूं। सोसाइटी में इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्यों नहीं हो सकती? तो करूंगा। सर की बड़ी नजर है, दाऊद है की कमाई थी। दाऊद है कि अपनी बीवी को पता नहीं होगा, शोर जीती एकदम। वो जो सोसाइटी में इलेक्शन हो रहा है वो एजीएम पे मैं गया नहीं तो वहां कहीं लड़ाई हो गई। और आप नहीं लड़ रहे हैं? आया ही नहीं। इलेक्शन एक बार लड़ा था मैंने। जीते थे यार। नहीं, हार गया था। माशाल्लाह। 3 वोटों से हार गया था। नहीं हो गया। हार गया, शुक्र अल्लाह का हार गया था। मैं बड़ा परेशान था। सारे दोस्त कहते जीत जाओगे। तो मैंने कहा जीत गया तो बड़ी परेशानी हुई, मैं तो काम ही कोई नहीं कराना आता। तो सोसाइटी में तो ये होता किसी को गटर भी बंद हो जाए तो आगे बोलना शुरू कर देता। कैसे लेके तो सफाई कौन कराएगा उसकी? क्या समझे? तो बड़ा मुश्किल काम है यार ये। दूसरी बात इसमें ना 2 नंबर काम बड़ा करना पड़ा। हम गरीब से लोग हैं बेचारे। एम कहीं गलत काम कर फंसे हो हैं। इलेक्शन लड़े क्यों थे? लड़े यार, वो दोस्तों ने कहा कागज दे दे, होता है स्टैंड बाय कैंडिडेट, अगर किसी के कागज अप्रूव ना है तो तेरे दे देंगे। तो मैंने दे दिए। तो वो उसके उसने कहीं सोसाइटी के चार्जेस देने थे ना उस बंदे ने ज्यादा। तो मेरा प्लॉट क्लियर था। तो जनाब उसने अप्रूव हो गया। वो लग गया साथ जाके। इस तरह फिर वो इलेक्शन में आ गए। तो फिर उस दिन से ये है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है ना तो हमें मतलब के पहले तो सीधी बात है, सोसाइटी में टीचर को इज्जत ही नहीं करते। वो कहते हैं टीचर है, इस बेचारे ने क्या कमाना गरीब ने। इसकी तो हांडी रोटी नहीं चल रही है, हमारी क्या मदद करे। हालांकि आपके पास 2 गाड़ियां हैं। हाँ। लेकिन वो वही है ना कि एक दिन एक दफा इलेक्शन हुआ ना पहला। तो जब वोट डालने गए ना तो मेरी वाइफ साथ थी, उसने अलहदा वोट डाला, मैंने अलहदा डाला। तो वो समझ गए एक प्लॉट पे एक वोट होता है ना। जिसका प्लॉट है वो मेंबर हो गया ना। तो बेगम ने अलग वोट डाला और मैंने अलग डाला तो वो बोला यार इसके 2 प्लॉट हैं इसका मतलब। तो फिर उस दिन के बाद ना थोड़ी बन गई बात ना। हाँ, रोक शोक हो गया। फिर एक प्लॉट था कनाल का, उसके ऊपर आ गया पानी। तो मैं एप्लीकेशन देने गया तो मुझे लगा, अच्छा एक कनाल का और भी है, इसका मतलब ये बंदा ठीक है। अब वो अब वो इज्जत करने लगे। अब होता ये जितने रिश्तेदार मेरे बाहर है ना तो वो ट्रांसफर के वक्त इधर आए नहीं तो वो सारे प्लॉट मेरे नाम हो गए, उनके भी। अब मेरे रिश्तेदार सारी चीजों मेरे आगे फेंक जाते हैं, पैसे प्लॉट ये वो हर शाम में दे जाते प्राइस पर आ रहे हैं कोई हैं रिश्तेदार। कि मुबशर तू जरा ध्यान रखी। तो वो किसी ने ऐसे मशहूर कर दिया कि ये बड़ा ईमानदार है। तो वो मतलब कि हर बंदा जो है वो ऐसे ही करता है। तो अभी एक बंदा था उसने मुझे दिया था कितना, 53 लाख 70 लाख दिया था। तो अभी उसने मांगा तो मैंने उसको मिनटों में ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा ये ले यार, ले तू अपने पैसे ले निकल।
नहीं, अल्लाह ना करे, नहीं ना। ऐसा क्यों करना है? असल में यही तो वजह है, फिर वो लोग रिलाय क्यों करते हैं, उसकी वजह उन्हें पता है कि यार ये पैसे पैसे का हिसाब। असल में मैं पैसे लेने देने में ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करता हूँ। सादिक और अमीन वाला मामला, भाई जिसके जितने उतने, उसका 53, एक बंदे के थे 70,25,000, तो 25,000 टूटा, बेगम से खर्च हो गया। मैंने वो 25 भी वापस किया, मैंने कहा नहीं यार ये भी तू ले, जब मैंने कमीशन ली ही नहीं तो मैं क्यों लूँ पैसे, तो तू पैसे ले ले मुझे। इसलिए मैं पैसों के मामले में ना जरा थोड़ा सा मतलब सीरियस रहता हूँ कि नहीं यार ये मामला ऐसे नहीं होता, ये हिसाब किताब वाला मामला। इससे भी लोग समझ गए ना बात, ट्रस्ट करते हैं। मेरे पास इस वक्त मेरी बेगम के नाम में एक प्लॉट है उधर का, बहरिया ऑर्चर्ड का। अच्छा, इसी तरह फिर उसके नाम काफी चीजें हैं, क्योंकि वो हमने अपनी वो होती है ना विल जो होती है मरने के बाद वाली, उसमें लिख दिया हुआ सारा, लिख के वो स्टैम्प करा के तो रख दी है कि अगर हमें कुछ हो जाए तो जो चीज जिसकी है वो उसको मिल जाए। तो मेरा एक दोस्त है, उसके बाद उसने मेरे बड़ी महंगी प्रॉपर्टी मेरे नाम करी हुई थी, 2 कनाल का प्लाट वलेंशिया में। उसका घर भी उसने बड़ा प्यारा बनाया हुआ था, तो मेरे ऊपर बड़ा ट्रस्ट करता है। तो वो मैंने कुछ 3-4 साल पहले वापस किया उसको। मैंने कहा यार मैं मर गया तो क्या पता चलना है किसी को, दोस्तों की पहचान भी नहीं होनी, पहचान ना होती। वो असल में होता ये था, वो ना मेरा बचपन का दोस्त है, तो वो मेरे से लव लेटर लिखाता होता था उस जमाने में ना। किसके लिए सर? तो वो नहीं, जिसको लव लेटर लिखे थे ना उसके साथ उसकी शादी हो गई थी। वो उधर रहती कुवैत में, वो कुवैत में रहती है। और जो इधर रहती थी वलेंशिया में, वो श्रीलंकन है उसकी बीवी, वो वलेंशिया में रहती है। तो मैं कभी कभी सामान देने जाता था ना घर, तो बेगम कहती है अकेली होती है तो मैं खुद जाऊंगी, फिर बेगम जाती है मेरी। तो जो फिलिपिनो है ना वो उसकी माँ के साथ रहती है। तो सर ये श्रीलंका वो एक फिलिपिन एक है। नहीं, वो असल में ना उसने 3 शादियां करी हुई हैं, अच्छा। चौथी करनी है अभी उसने। तो तीसरी जो है ना उसकी बीवी जो है ना फिलिपिनो, वो बड़ी खिदमत गुजार औरत है, यानी फिलिपिनो है, बड़ी केयरिंग है, यानी जिसके साथ रहती केयर करती। उसको वो माँ के साथ छोड़ गया ताकि मेरी माँ का ख्याल रखे। नेक आदमी है ना, उसको पता है कि यार मेरी माँ का। और जिसको हम लव लेटर लिखते थे उसको अपने साथ रखा है कुवैत में। और जो श्रीलंकन है ना, वो रखी हुई इधर वलेंशिया में उसने, 2 कनाल का घर बना के, गाड़ी भी बहुत बड़ी लेके दी हुई। और ये इलेक्ट्रिशियन था वैसे, लेकिन वहां गया तो जाके ये केबलें नहीं होती ये इसकी मोबाइल के क्या कहते हैं एक्सेसरीज, ये चाइना से ले जाता उधर कुवैत में, और वहां पे जाके बेचता है। तो इसलिए उसका कारोबार बहुत चल गया। ठीक है। तो अभी चौथी के लिए उसने जाना था ऑस्ट्रेलिया, तो वो फिर अभी गया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बात उसकी हो गई हुई है। तो फिर ये मैं ज्यादा मिलता नहीं, बेगम गुस्सा करती है, कहती इससे ना मिला को। बंदा बहुत अच्छा है, मुझे कहता मेरे साथ कोई टूर प्लान करो, मैं बजट पैसे भी मैं लगाऊंगा। बेगम भी यही कहती है, वो कहती है ना जाओ इसके साथ, ये बंदा ठीक नहीं है। इसी तरह मेरा एक दोस्त है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी अकाउंटेंट है, जो कोहिनूर एनर्जी का ना वो CFO है। तो मेरे वो भी इधर टाउन में रहता है, इलेक्शन उसी ने लड़वाया था मुझे, पैसे भी उसने लगाए थे। तो वो पहले उसकी एक ही बीवी थी, बड़ी अच्छी बीवी है उसकी, फिर वो रायविंड वाले उसको साथ ले गए। तो वहां कोई बेवा औरतें थी, तो वहां बात है ये कौन शादी करेगा, कोई ऐसा चक्कर हुआ। मतलब मुझे पूरी बात नहीं पता। तो उसकी भी 2 बीवियां। तो आप गोल्फ खेलने के लिए कहता था सिखाऊंगा, बेगम कहती खबरदार, तो इसके बगैर ही गया करो। बच्चे आप कैसे दूसरी शादी करने वाले? नहीं मेरे पास पैसे ही नहीं है यार, शादी कहाँ से करनी, गरीब आदमी हूँ मैं। मेरे एक के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तेरे सामने फोन नहीं आते ये चीज लेके आना, ये चीज लेके आना, तो एक के पूरे नहीं हो रहे। मेरे तो जो बजट के हालात है, मैं तो आधी सूट करती थी। तो वो मतलब कि हकीकत बात है ये तो। मेरे फादर इन लॉ थे नहीं ना, फादर इन लॉ थे नहीं, और मदर इन लॉ मेरी जो उसकी नजर कमजोर थी, तो उसकी नजर ही नहीं पड़ी और शादी हो गई। हाँ, वरना तो बड़े रिश्तों पर टूट जाते थे।
वो जब हिसाब किताब लगाते थे यार है बड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए वो टूट जाते थे। एक बात बल्कि मैं याद है, मेरा रिश्ता टूट गया, शाम को मंगनी से जवाब हुआ, सुबह को मैं आ रहा हूँ, एक वैन मेरे आगे आगे जा रही, वैन, उसके ऊपर उर्दू में कमेंट्स लिखे हुए थे, और वो लिखे थे पंजाबी में, ताड़े बोलो फिर जवाब ही समझिए। और वो जो सवारियों वाली वैन के पीछे, ताड़े बोलो फिर जवाब ही समझिए। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा देखो यार, तो इसलिए मेरा तो मतलब वो लॉजिक ही नहीं ना बनती, क्या समझे, हमारे तो जो बजट के हालात हैं, ये गलत फहमी में हुआ तो ये भी नहीं होना था। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, तो हम बात ये कर रहे थे बच्चों के, जो है एक रिग्रेसिव, तो फिक्स अमाउंट का टैक्स क्या बन जाएगा, रिग्रेसिव टैक्स, गरीब पे ज्यादा अमीर पे कम। समझो ये टैक्स नहीं, ये गुस्सा है। गुस्सा हमेशा किस पे आता है, गरीब पे ज्यादा आता है, अमीर पे गुस्सा किसको आता है, नहीं बच्चों, आपने नोट किया होगा। अच्छा जी बच्चों, यहां तक सही होगी बात, यार इतना ही रखते हैं मेरा ख्याल, कल पढ़ेंगे बाकी, कल मैं आपको पढ़ा दूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और कल लास्ट वर्किंग डे है हमारा हफ्ते का, बस कल डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स करके ना, फिर मंडे को तो नया कोर्स शुरू हो जाएगा ना हमारा। क्या हाल, पहले चैप्टर स्टार्ट हो गई है, मंडे से दूसरे से स्टार्ट करेंगे, फिर डिमांड से, ये यहीं छोड़ देंगे, ये अब ये दोबारा रिपीट हो जाएगा। वो जब उनके साथ पढ़ेंगे तब देखी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो कल थोड़ा सा आपको करा देंगे इसके